जी बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक। गैल्वेनिक सेल जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो सेल पोटेंशियल के नाम से है। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि सेल पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है और इसकी थ्योरी और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, ये गैल्वेनिक सेल जो हमने पिछले क्लास में भी देखा था एज इट इज़ वैसे का वैसे मैंने रहने दी है, मैंने इसको रेज नहीं किया ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से दोबारा सेल पोटेंशियल को समझा सकूँ। और सेल पोटेंशियल का बच्चों जो कंसेप्ट है वो आपको इसी डायग्राम की हेल्प से ही अंडरस्टैंड आउट होगा। इसलिए आप लोगों ने थोड़ी सी अटेंशन पे करनी है ताकि आप लोगों को ये कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बच्चों देखिए यहाँ पे ये हम लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब भी जिंक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। ये वही टॉपिक है जो हम लोग स्टडी किया हम लोगों ने किसके अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर। उसी की ही बच्चों ये एक्सटेंशन है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं इस हाफ सेल के अंदर, जिसको हमने किसका नाम दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का हमने उसको नाम दिया था, याद रखिएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए, किसके अंदर मूव किए उन्होंने, वायर के अंदर। और वायर से जाने के बाद उन्होंने यहाँ पे वोल्ट मीटर है, इसके अंदर रीडिंग शो की। या अगर आप वोल्ट मीटर नहीं लेते, इसको बल्ब ले लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में से जाएंगे तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ये बेटे क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है ना। तो गोया इन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इस बल्ब को जो ग्लो किया तो हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने वर्क डन किया है। ठीक है, क्या किया उन्होंने, वर्क डन। वर्क डन किसके ऊपर किया उन्होंने, बल्ब के ऊपर, उसको जलाने के लिए हमारे लिए वर्क डन किया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से मूव हुआ, मीन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव हुए, हम उसे किसके लिए यूज कर रहे हैं, अपने लिए हम उसे क्या करा रहे हैं, वर्क डन करा रहे हैं। तो जो वर्क डन, जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ से मूव करते हुए, तो यहाँ पे वो वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, वो वर्क डन समझे कि इसका क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल कहलाएगा। पहली बात तो ये समझिए आपको, ये इसकी एक डेफिनेशन होगी सेल पोटेंशियल की। ठीक है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कहाँ से, एनोड से किस तरफ, कैथोड की तरफ। और जो हमारे लिए वो वर्क डन करते हैं, जितना वो वर्क डन कर रहे हैं, वो सेल का क्या कहलाता है बच्चों, सेल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है, देखो बच्चों बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, कोई से भी आप उनको नाम कह सकते हैं। एक का नाम अरशद है, एक का नाम जुबैर है। ठीक है ना। मैं अरशद को कहता हूँ बच्चों कि अरशद ये काफ़ी हैवी सी टेबल है, आपने इसको उठा के साइड पे रखना है। ठीक है ना। अरशद उठता है, अरशद ट्राई करता है, लेकिन वो टेबल को उठा के साइड पे नहीं रख सकता। जुबैर आता है, जुबैर माशाल्लाह एक हेल्दी बच्चा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जल्दी से टेबल को उठाता है एक ही अटेम्प्ट के अंदर और उसको कहाँ पर रख देता है, साइड पर रख देता है। तो इसका मतलब ये है कि सर दोनों ही केसेस के अंदर वर्क डन हुआ था ना। पहले बच्चे ने भी वर्क किया था टेबल के ऊपर, दूसरे बच्चे ने भी वर्क किया, लेकिन एक बच्चे ने टेबल को उठा के साइड पर रख दिया और दूसरा बच्चा टेबल को उठा के साइड पे नहीं रख पाया। इसका क्या मतलब, वो वर्क डन जो है वो तो दोनों केसेस के अंदर हो रहा है, लेकिन एक केस के अंदर वर्क डन कम हो रहा है और दूसरे केस में बच्चों वर्क डन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स भी किसी चीज के अंदर से फ्लो करेंगे, ठीक है, तो वो जो वर्क डन करेंगे वो एक जैसा नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी पावर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की पावर ज्यादा है बच्चों तो वर्क डन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की पावर कम है तो वो जो वर्क डन करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। सर ये बात समझ आ गई। अब अगला जो पॉइंट समझने वाला है बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि सर वर्क डन ज्यादा हो रहा है या वर्क डन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, इस टेबल को देखें, ये टेबल आपकी बुक पेज नंबर 28 के ऊपर गिवन है। ये बच्चों रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन से गिवन है और यहाँ पे आपको उनकी क्या गिवन है, वैल्यूज गिवन है। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ, ये मैंने पूरी टेबल यहाँ पे कॉपी नहीं की ना, मैं कर सकता हूँ। आप लोगों ने इसको बिल्कुल अपने सामने रखना है जब भी आप ये टॉपिक स्टडी कर रहे हो। इस पूरी टेबल के अंदर बच्चों याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जिंक है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे गैल्वेनिक सेल में यूज की थी। ये मेरे पास क्या है बच्चों, कॉपर है। अंडरस्टैंड होगी बात ना। ये जिंक है और ये क्या है, कॉपर है। कॉपर हमने कहाँ यूज किया था, कैथोड के तौर पर यूज की थी। और जिंक बच्चों हमने कहाँ यूज की थी, एज अ एनोड के तौर पर यूज की थी। ये इनके दरमियान में डिस्टेंस है, ये देखिएगा, ये इनके दरमियान में क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। इसके दरमियान में कुछ और वैल्यूज भी हैं, कुछ और मेटल्स भी हैं
कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं जो मैंने यहाँ प्लेस नहीं की। बहरहाल आप यहाँ पे जिंक को इससे कंपेयर कर लें। कैसे कंपेयर करेंगे? कॉपर से। ठीक है, चलें। अब मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूँ बच्चों कि हम जिंक यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? बेरियम यूज करते हैं। अब देखिए बेरियम टॉप के ऊपर है, कंपैरेटिवली जिंक से भी बच्चों ये क्या है? ऊपर है, ऐसे ही है ना। और कॉपर तो वहीं का वहीं है। अब मुझे ये बताओ कि डिस्टेंस जिंक और कॉपर के दरमियान में ज्यादा है या डिस्टेंस बेरियम और कॉपर के दरमियान में ज्यादा है? आप कहोगे सर डिस्टेंस बेरियम और कॉपर के दरमियान में ज्यादा है। तो बच्चों जितना ज्यादा इनके दरमियान में गैप बढ़ता जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की पावर बढ़ती जाएगी, समझे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के वर्क करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब जिंक को एनोड के तौर पे यूज किया, कॉपर को कैथोड के तौर पे यूज किया, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिंक से किस तरफ बच्चों? कॉपर की तरफ, ये वर्क डन करेंगे। और अगर हम जिंक की जगह बेरियम यूज करते हैं फिर भी बेरियम से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? कॉपर की तरफ जाएंगे, फिर भी ये वर्क डन करेंगे। तो दोनों वर्क में डिफरेंस क्या हो गया बच्चों? क्योंकि जिंक करीब है कॉपर के तो इसके वर्क की जो पावर है, समझे, वर्क की जो कैपेबिलिटी है वो कम है। और इसकी जो बेरियम के इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे कॉपर में, जो कि इनके दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए इनके वर्क की कैपेबिलिटी, इनके वर्क की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड? क्लियर? चल आगे चलते हैं। अब इस पावर को या इस समझिए एनर्जी को, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को मिली है कहां से मूव करने के लिए? एनोड से कहां पे? कैथोड की तरफ। इसको बच्चों हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? ईएमएफ भी है। और इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? सेल्फ पोटेंशियल भी कह रहे होते हैं। तो सेल्फ पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? सर सेल्फ पोटेंशियल को तो हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन होता है, जो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, कब इलेक्ट्रॉन करते हैं? किसी सराउंडिंग के ऊपर। सराउंडिंग मतलब कोई भी आप अप्लायंस ले लें, ठीक है ना, जब वो ग्लो करेगी, कोई वर्क करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या करंट की वजह से तो क्या कर रही है? वर्क डन कर रही है। तो हम अंदाजा लगाते हैं कि जितना वो वर्क डन कर रही है वो उसका क्या कहलाता है? सेल्फ पोटेंशियल कहलाता है। एक डेफिनेशन ये होगी। दूसरी बच्चों क्या होगी इसकी डेफिनेशन? देखिए यहाँ पे, चलिए पहले जरा थोड़ी सी कंसिडर करते हैं। जो पहली डेफिनेशन है इसकी, वो कहता है कि सेल्फ पोटेंशियल फॉर अ गैल्वेनिक सेल इज द पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी उस सेल का जो पोटेंशियल होगा टू डू वर्क। अभी समझाया था ना, क्या करना? वर्क करना। किसके ऊपर? ऑन इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब जो भी अप्लायंस आप यूज करोगे, बल्ब यूज कर लो या कुछ भी यूज कर लो। द फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड, ठीक है, द फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड, यानी कि वो फोर्स है जिसके से इलेक्ट्रॉन क्या किए गए? पुश किए गए। कहां पुश किए गए? एनोड से किस तरफ? कैथोड की तरफ, विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है ना, to flow through the wire from the anode to the cathode is called electromotive force। अब यहां पे देखिए दो चीजें आ गई बच्चों। पहले उसने कहा कि सेल पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? ये पोटेंशियल है, ये एक किस्म की मेजरमेंट है। किसकी मेजरमेंट है? जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? वर्क कर रहे होते हैं सराउंडिंग के ऊपर। दूसरी बात उसने ये कही कि इसको ऐसे भी समझो कि ये इलेक्ट्रॉन की वो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन की वो ताकत है जिसे वो मूव कर रहे होते हैं। कहां से? एनोड से किस तरफ बच्चों? कैथोड की तरफ। ठीक है, और इसी पावर को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वोल्ट। आगे चलेंगे बच्चों। ईएमएफ जो होती है प्रोड्यूस बाय द गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड एज सेल्फ पोटेंशियल। ले वही बात आ गई, मैंने अभी आपको कहा था कि जो ईएमएफ होती है जो कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? गैल्वेनिक सेल। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोटेंशियल कहते हैं। It depends on the difference in the electrode potential by the two half cells joined in series। अब इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये सेल्फ पोटेंशियल आपको गिवन किया गया है। अब इन दोनों की जो वैल्यू का डिफरेंस होगा, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके? सेल्फ पोटेंशियल के। इस लाइन को थोड़ा सा आगे जाके फिर मजीद भी कैरी करता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। दस अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ये याद रखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं बच्चों। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब ये होता है कि आपके पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आपके पास प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द इक्वेशंस फॉर द टू हाफ रिएक्शंस। मतलब ये कि ये आपके पास हाफ सेल था, ये भी क्या था? हाफ सेल था। तो आप क्या करें? इसका जो इक्वेशन है, यानी इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है, उनको क्या करें? कंबाइन करें। कैसे कंबाइन करना है अभी हम देखते हैं नीचे।
तो कहते हैं कि ये कहलाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सर अब ये क्या आ गया, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था सेल पोटेंशियल। बच्चों कोई खास डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम उस वक्त कहते हैं जब हम लोगों ने ये कंडीशन अप्लाई की हुई होती हैं सिस्टम के ऊपर। कौन कौन सी बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने मेंटेन किया हुआ होता है और प्रेशर हमने कितना रखा होता है 180 एम। अगर ये दोनों कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो तो यही जो सेल पोटेंशियल है ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बन जाएगा। चीज सेम ही है, सिर्फ कंडीशंस का डिफरेंस है। इज द अलजेब्रिक डिफरेंस, ये देखिएगा ये डिफरेंस मतलब माइनस between the respective standard reduction potential of the two half cell। मतलब क्या हुआ, ये आपके पास एनोड है बच्चों, ये आपके पास कैथोड है। कैथोड में हमने क्या यूज किया हुआ है, कॉपर। एनोड में हमने क्या यूज किया हुआ है, जिंक यूज किया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों को माइनस कर दो, सिंपल, ठीक है ना। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड या पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ द एनोड, तो जो आपको वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल। और अगर हमने उनको ये कंडीशन दी हुई हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई हैं, तो ये सेल पोटेंशियल बच्चों क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसकी इक्वेशन आ गई है। ये किसका है, सेल पोटेंशियल ई नॉट कैथोड, मतलब ये कि रिडक्शन पोटेंशियल होगा कैथोड का, और माइनस करना है आपने उसे किस में से, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड में से। आपके पास क्या निकल आएगा, सेल पोटेंशियल निकल आएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है द सेल पोटेंशियल हैज अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। मतलब क्या है कि अगर आपके पास आप एक कैलकुलेशन करते हैं और आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ जाता है तो ये जो रिएक्शन होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस, खुद होगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये रिएक्शन क्या होगा, खुद ब खुद होगा। इसको ड्राइव करने के लिए आपको बार बार इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये स्टार्ट होगा तो बस में होता ही रहेगा, खुद चलता रहेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और हम कैसे गेस करते हैं कि रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, कि जब आप इस इक्वेशन को पुट करोगे, अगर आपके पास कैलकुलेशन में आंसर पॉजिटिव में आ गया तो आप ये गेस कर लोगे कि सर ये जो रिएक्शन है ये कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ये फिजिबल है, ये खुद चलता रहेगा। ठीक है बच्चों। द पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल कैन बी मेजर्ड, भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे हम लोग ये सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, तो वेरी सिंपल, उसको हम कहते हैं बच्चे वोल्ट मीटर। ठीक है, आइए जरा थोड़ी सी ना इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग। हम बात करते हैं इसी गैल्वेनिक सेल की जो हमने डिस्कस किया, गैल्वेनिक के पूरी वीडियो पढ़ी है, आप उसको देख सकते हो। हमने यहाँ पे यूज किया था बच्चों, इसकी इक्वेशन क्या है, सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड। चेक करें कैथोड हमने क्या यूज किया था, सर हमने कॉपर लिया था ना कैथोड में, तो चेक करें यहाँ पे कैथोड में टेबल देखिएगा, इसकी जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो है प्लस 0.34। तो आप इसके नीचे पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसको इक्वल। यहाँ पे देखें ई कैथोड की जो वैल्यू है वो कितनी है, प्लस 0.34। आई एम सॉरी मैंने इसको ई बोला बच्चों, कि ई बेसिकली है नहीं, ये ई नॉट सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और इसकी वैल्यू मैंने कहाँ से फाइंड की, टेबल से फाइंड की। ये टेबल गिवन है आपको पेज नंबर 28 के ऊपर। ओके, आगे साइन बच्चों किसका है, माइनस का है, तो माइनस लगा दो यहाँ पे ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, पोटेंशियल ऑफ एनोड। सर मैंने एनोड क्या यूज किया था, एनोड में बच्चों हमने यूज किया था जिंक। चेक करें जिंक को फाइंड करें टेबल के अंदर, ये जिंक है, इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस 0.76। तो अब यहाँ पुट कर दोगे माइनस 0.76। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, अब इसको हम इक्वल करते हैं। आपको पता है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज हैं। आंसर इसका 1.10 समथिंग लाइक दैट होगा। चेक करते हैं, 0.34 है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76, तो आपके पास जिसका आंसर आ गया है वो आ गया 1.10। ठीक है, इज इक्वल टू 1.1। क्लियर, 1.10 समझ ले, 1.1 ले ले, ठीक है ना। ये वोल्ट आ गया, ये वी मेरा बेटा, अंडरस्टैंड। वी क्या है आपको पता ही है, ये सेल पोटेंशियल का क्या है, यूनिट है, वोल्ट कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो आंसर है, इस आंसर की हेल्प से मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है बिटवीन द जिंक एंड कॉपर ये स्पॉन्टेनियस है। मैं इसका आंसर चेक करूंगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव के अंदर है। तो जैसे ही मुझे आइडिया हुआ कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन है जिसमें हमने जिंक को यूज़ किया एज एनोड के तौर पर, कॉपर को यूज़ किया इन कैथोड के तौर पर, ये रिएक्शन बच्चों कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। थैंक यू।